तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोकॉन लिमिटेड कंपनी के बारे में। हम बात करने वाले हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, और लास्ट में बात करने वाले हैं इसके वैल्यूएशन के बारे में कि क्या ये कंपनी अभी चीप है या प्रीमियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं ट्राई करूँगा कि अगला वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। तो सबसे पहले रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेज आता है, जहाँ पे ये किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं और बाद में ये क्लिनिकल ट्रायल लेते हैं, और अगर उनमें इनको सक्सेस मिलती है तो ये अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और सेकंड स्टेप में ये जिस भी देश में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं उस देश की कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। यहाँ ये अपने प्रोडक्ट के रिपोर्ट, अपने रिसर्च का डेटा और क्लिनिकल ट्रायल का डेटा सबमिट करते हैं, और बाद में जब इन्हें लाइसेंस मिल जाता है तो लास्ट स्टेज में ये अपने प्रोडक्ट बनाती है और वहाँ हॉस्पिटल और मेडिकल में मार्केटिंग करती है और अपने प्रोडक्ट बेचती है। इस कंपनी का 30% रेवेन्यू इंडिया से आता है और 27% रेवेन्यू यूएसए से आता है, और बाकी का जो भी बचता है वो अलग अलग दूसरी कंट्रीज से आता है। अब अगर बात करें इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो यहाँ मेनली इनके 4 सेगमेंट है। उसमें से पहला है स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी जेनेरिक्स का, और इस सेगमेंट से इनके 31% रेवेन्यू आते हैं। इनका दूसरा सेगमेंट है बायोसिमिलर्स यानी बायोलॉजिक्स का, जहाँ से 29% रेवेन्यू आते हैं। इनका तीसरा सेगमेंट है ब्रांडेड फॉर्मुलेशन यानी नोवेल बायोलॉजिक्स, जहाँ से इनके 8% रेवेन्यू आते हैं। और इनका लास्ट सेगमेंट है रिसर्च एंड इनोवेशन सर्विसेज यानी सिंजिन का बिजनेस, यहाँ से इनके 30% रेवेन्यू आते हैं। देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो यहाँ मैं शायद कुछ नाम प्रोनाउंस गलत करूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आप भी घबराइए मत। मैं जो भी दवाइयों के नाम बोलूँगा वो क्या करती है, किस डिजीज़ को क्योर करने में उसका यूज़ होता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसके पहले सेगमेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी जेनेरिक्स के बारे में, जहाँ से लगभग इनका 31% रेवेन्यू आता है, और एक सेगमेंट से लगभग 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता है, और ये सेगमेंट 18% की स्टेबल ग्रोथ से बढ़ भी रहा है। यहाँ ये मेनली एपीआई प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी एपीआई क्या होता है? एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। हमारी जो दवाइयाँ होती है उसमें से एक छोटा सा जो हिस्सा होता है वही हमारे डिजीज़ को नाबूद करता है या फिर कम करता है। तो दरअसल ये कंपनी यहाँ इस सेगमेंट में एपीआई सी बनाती है। तो चलिए बात करते हैं एपीआई प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले जो ये बनाते हैं कार्डियोलॉजी प्रोडक्ट्स। यहाँ ये हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना, हार्ट फेलियर, वाल्वर हार्ट डिजीज़। अभी दूसरा जो है वो एंटी डायबिटिक्स है। यहाँ ये डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ बनाती है, और एंटी डायबिटीज़ की दवाइयों में इनका मार्केट शेयर 1.8% है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। अभी जो इनका जो तीसरा जो प्रोडक्ट है वो इम्यूनोसप्रेसेंट है। ये दवाइयाँ ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बनाते हैं। यहाँ इनकी दवाइयाँ एमएमएफ और एमएमएस, जो कि हार्ट, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट में यूज़ होती है। अभी जो है चौथा एपीआई प्रोडक्ट बनाते हैं वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बनाते हैं। यहाँ ये बूढ़ों और बच्चों में जो डिसेबिलिटी आती है उसको स्लो करने के लिए दवाइयाँ यूज़ होती है। अभी जो इनका पांचवा जो एपीआई प्रोडक्ट है वो है एंटी कैंसर यानी ऑन्कोलॉजी में यह यूज़ होता है। ये कैंसर के इलाज की दवाइयाँ बनाते हैं, और साथ में इस डिजीज़ को स्लो करने की दवाइयाँ भी बनाती है। इनके और भी 4-5 एपीआई प्रोडक्ट है, जिसमें पहला है ओर्लिस्टेट। यहाँ पे इनका मार्केट शेयर 50% के आसपास है, जो कि बहुत ही हाई है, और ये लो फैट डाइट में यूज़ होता है। इनका दूसरा जो एपीआई प्रोडक्ट है वो है मिराबेग्रोन, जो कि ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करने में इसका यूज़ होता है। और इसका तीसरा जो है एपीआई प्रोडक्ट वो है पोसाकंजोल। ये ईस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका यूज़ होता है। इसका चौथा जो है वो है मिकाफिगिन, जो कि ये फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है। और इसका जो पांचवा है वो है ब्रिंजोलामाइड, जो कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में ये यूज़ होता है। यहाँ इनके कस्टमर को सिर्फ एपीआई ही नहीं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके इनके साथ अपनी टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट और एक्सपर्टाइज भी शेयर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे सेगमेंट बायोलॉजिक्स के बारे में यानी बायोसिमिलर्स के बारे में, जहाँ से इनका 29% रेवेन्यू आता है, और ये सेगमेंट अराउंड 1900 करोड़ के आसपास का है, और ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ दिखा रहा है।
और इसकी ग्रोथ 29% के आसपास है सालाना। और ये जो दवाइयाँ बनाते हैं उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि शुगर, प्रोटीन, डीएनए। और जब ये पेशेंट को दिया जाता है तो ये नेचुरल प्रोटीन की तरह बिहेव करता है और सिम्टम्स को सॉल्व करता है और डिजीज़ की प्रोग्रेस को स्लो करता है। यहाँ इंसुलिन में इनका मार्केट शेयर 75% है और ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अगर बात करें इनके प्रोडक्ट की तो उसमें सबसे पहला है इंसुलिन ग्लेरजिन। ये डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम में हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इसका यूज़ होता है। दूसरा है आरएच इंसुलिन। इसका यूज़ डाइट और एक्सरसाइज के साथ डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए होता है। इनका तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है ट्रास्टुज़मेब और इसका यूज़ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर को ख़त्म करने में होता है। और यहाँ इनका की प्रोडक्ट है कैनमेब और इस सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 27% से भी ज़्यादा है। अभी जो इनका जो चौथा प्रोडक्ट है वो है पेक्फिलग्रास्टिन। इस इंजेक्शन का यूज़ कुछ खास कैंसर में इन्फेक्शन को कम करने में होता है। ये कुछ तरीके के कीमोथेरेपी में भी यूज़ होता है। यहाँ इनका पांचवा जो प्रोडक्ट है वो है बेविसिजुमेब। ये दवाइयाँ ब्रेन ट्यूमर के इलाज में और किडनी, पेट, रेक्टस कैंसर के इलाज में यूज़ होता है। अभी इनका तीसरा सेगमेंट है वो है ब्रांडेड फॉर्मुलेशन यानी नोवेल बायोलॉजिक्स का, जहाँ से इनका 8% रेवेन्यू भी आता है। और ये सेगमेंट से 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता है और ये 18% से ग्रो भी कर रहा है। यहाँ ये बेसिकली जो भी एपीआई प्रोडक्ट है इनके यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है उसका यूज़ करके ये और बाकी चीज़ों को मिला के ये दवाइयाँ बनाती है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये कंपनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाले सेगमेंट में ये एपीआईज बनाती है, वही एपीआईज को ये यूज़ करके और चीज़ों मिला के ये अपने प्रोडक्ट बनाती है। और यहाँ ये मेटाबॉलिक दवाइयाँ, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर रिलेटेड दवाइयाँ, इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ, नेफ्रोलॉजी की दवाइयाँ यानी ये स्पेशली किडनी के लिए यूज़ होता है और ये सीसीडी प्रोडक्ट भी बनाती है। इनका चौथा सेगमेंट है रिसर्च एंड इनोवेशन सर्विसेज का यानी सिंजिन का बिजनेस। यहाँ से लगभग 30% रेवेन्यू आता है और ये सेगमेंट लगभग 2000 करोड़ के आसपास का है और ये 10% से ग्रो भी कर रहा है। यहाँ इनका मोटो है कि अगर किसी क्लाइंट के पास कोई आइडिया है तो उस एक अच्छे आइडिया को एक मीनिंगफुल इनोवेशन में कन्वर्ट करना। मान लीजिए कि आपके पास कोई आइडिया है कैंसर की दवाई को लेकर, लेकिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी रिसोर्स नहीं है या फिर आपके लिए ये काम करने वाले साइंटिस्ट नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे सर्विसेज ऑफ़र करते हैं और ऑफकोर्स इस सर्विसेज के लिए ये चार्ज करते हैं। ये सेगमेंट डिस्कवरी सर्विसेज, डेवलपमेंट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और R&D सेंटर जैसे 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें डिस्कवरी सेगमेंट में अर्ली स्टेजेस रिसर्च करते हैं, यहाँ ड्रग के फॉर्मूले बनाने तक का काम होता है। डेवलपमेंट सर्विसेज में ये दवाइयों के प्री क्लिनिकल ट्रायल से लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स लेते हैं और साथ में दवाइयों के डेवलपमेंट के साथ इनकी सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, एफिशिएंसी और साइड इफ़ेक्ट्स का भी ये ध्यान रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ये छोटे से लेके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और यहाँ ये एपीआईज भी बनाते हैं। और R&D सेंटर्स में ये क्लाइंट के हिसाब से सेंटर एडजस्ट करते हैं और अच्छे साइंटिस्ट की टीम और पर्सनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। लगभग 40 सालों से ये अच्छे से बिजनेस चला रहे हैं। 120 से ज़्यादा देशों में ये अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आज की तारीख में कंपनी के पास 360 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट है, जिसमें से 8 फार्मास्यूटिकल कंपनी टॉप 10 में आती है। लगभग 19 लाख स्क्वायर फीट में इनका R&D और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है। लगभग 4200 से ज़्यादा साइंटिस्ट है इनके पास और लगभग 12000 से ज़्यादा इस कंपनी के पास एम्प्लॉय है और लगभग 276 स्मॉल मॉलिक्यूल्स की पेटेंट आज तक इनकी ग्रांट हुई है और 890 बायोलॉजिक्स की पेटेंट ग्रांट हुई है। ये मेनली कार्डियोलॉजी यानी दिल के प्रॉब्लम के रिलेटेड दवाइयाँ, एंटी डायबिटिक्स यानी डायबिटिक्स की दवाइयाँ, इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम की दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ बनाती हैं। अगर यहाँ आपने नोटिस किया हो तो ये सारी दवाइयाँ जो भी पेशेंट्स लेते हैं उसे लंबे समय के लिए ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ये फीवर जैसा नहीं है कि 1-2 दिन लिया तो आपको फीवर ख़त्म हो गया। तो इसके लिए इनको प्राइस कम से कम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पेशेंट दवाइयाँ अफोर्ड ही नहीं कर पाया तो ये सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इनको प्राइस कम से कम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये प्राइस हाई रखेंगे तो पेशेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे और ये अपने प्रोडक्ट सेल भी नहीं कर पाएंगे।
आपको लग रहा होगा कि यहाँ कंपटीशन कम है, और ये सच भी है कि इस इंडस्ट्री में प्लेयर इतने नहीं हैं, लेकिन साथ में ये स्मॉल पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। सबको कैंसर या डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन फीवर और छोटे मोटे डिजीज़ सबको होते हैं, तो यहाँ मार्केट उतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू अदर डिजीज़। तो कंपटीशन तो इनको भी फेस करना पड़ता है, और साथ में गवर्नमेंट रेगुलेशन भी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनको अपना प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन इसका एडवांटेजेस ये है कि अगर आपके पास मार्केट शेयर है तो आप एक ही पेशेंट को कई बार आपकी दवाइयाँ बेच सकते हैं, जबकि बाकी डिजीज़ में ये मुमकिन नहीं है। तो ये इस कंपनी का एक एडवांटेज भी है। तो अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो लगभग 60% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 17% स्टेक पब्लिक के पास है, 14% स्टेक FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के पास है, 7% स्टेक DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के पास है। तो इस केस में प्रमोटर्स के पास बहुत अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, और यहाँ पे कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके रेवेन्यू कैसे है। तो 2018 में इनका रेवेन्यू 4100 करोड़ के आसपास का था, 2019 में 5500 करोड़ के आसपास, और 2020 में ये 6300 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू रहा है। और अगर यहाँ बात करें ग्रोथ की, तो पिछले 3 साल का CAGR 17% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो 2018 में इनका प्रॉफिट था 370 करोड़, 2019 में 900 करोड़, और 2020 में ये 740 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट रहा है। और अगर यहाँ बात करें ग्रोथ की, तो पिछले 3 साल का CAGR 10% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के नेट मार्जिन के बारे में। तो 2018 में इनके नेट मार्जिन थे 9%, 2019 में 16%, और 2020 में ये 11% के आसपास रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी के पास टोटल 14,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स है। कंपनी की बोरोइंग्स 1200 करोड़ के आसपास है, और अगर यहाँ देखें तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ 1400 करोड़ के आसपास है। तो अगर देखें तो कंपनी के ऊपर टोटल 2600 करोड़ का डेप्ट है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वे बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, और आज तक ये कंपनी अपनी ग्रोथ और डेप्ट बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रही है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के CFO ओपन पैट के बारे में। CFO ओपन पैट हमें क्या दिखाता है कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से अपने कैश फ्लो मैनेज कर रही है। तो इस कंपनी का CFO ओपन पैट 1.3 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं इस कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या दिखाता है कि कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है उस पर जो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो कितनी आसानी से ये पे कर पाते हैं। तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 19 के पास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप चाहते हो कि हमेशा हाई हो। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है इक्विटी के प्रपोर्शन में। तो इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.4 के आसपास है, जिसे हम एवरेज कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से ये कर्जा मैनेज भी करते आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के करंट रेशियो के बारे में। तो करंट रेशियो में क्या दिखाता है कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स है उससे कंपनी करंट लायबिलिटीज़ कितनी अच्छे से पे करते हैं। तो इस कंपनी का करंट रेशियो 1.33 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में। तो ये हमें दिखाता है कि कंपनी ने कितनी बार अपनी इन्वेंटरी बेची या बदली है। तो इस कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 5.16 है, जो कि बहुत ही ये हमें दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने एसेट का कितनी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। इसीलिए मुझे इस कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत ही पसंद है, और ये अपने एसेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका यूज़ भी करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के फ्री कैश फ्लोज कैसे है। तो फ्री कैश फ्लोज हमें दिखाता है कि अगर ये कंपनी हमारी होती तो साल के एंड में हमारे पॉकेट में कितने पैसे जा रहे हैं। तो 2018 में इनके फ्री कैश फ्लोज 170 करोड़ के आसपास थे, 2019 में ये -170 करोड़ के आसपास थे, और 2020 में ये 1100 करोड़ के आसपास इसके फ्री कैश फ्लोज रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के PE रेशियो के बारे में, जो कि 78 के आसपास है, जो कि बहुत ही हाई है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू यानी PB रेशियो के बारे में। तो इस कंपनी का PB रेशियो 8 के आसपास है, और ये भी बहुत ही हाई है। और अब बात करते हैं इस कंपनी के EV बाई EBITDA रेशियो के बारे में। तो इस कंपनी का EV बाई EBITDA रेशियो 98 के आसपास है, जो कि बहुत ही हाई है।
तो अब बात करते हैं प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो के बारे में। तो ये हमें क्या दिखाता है कि आप 1 रुपये के कैश फ्लो के लिए कितना गुना चुका सकते हैं। तो इस कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो 42 के आसपास है, जो कि बहुत ही हाई है। ये दिखाता है कि आप 1 रुपये के लिए आप 42 गुना चुका रहे हैं। अगर हम देखें तो कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ से बढ़ रही है। कंपनी का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और अपने एसेट को यूज़ करने की एफिशिएंसी बहुत ही बढ़िया है। कंपनी वाकई में बहुत अच्छी है और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद भी है। लेकिन कंपनी अभी बहुत ही महंगी है और ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप इसे लंबे समय के लिए रख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ख़रीदना अच्छा डिसीज़न नहीं है और ये अभी के लिए बहुत ही महंगी है। तो इसे आप वॉच कर सकते हैं। अगर ये गिरती है तो आप इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं अगला वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।